Hi all, I am Dimash Gupta, your teacher of accounts. So today we'll be talking about one of the exam called it as SEBI Grade A exam. On that we will be talking about the financial statements. So before starting any of the things related to this financial statements, so first thing I want to know from you all that what is the relevance of this section in our exams. What is the importance of this commerce and accountancy in our in SEBI exams? If I see the annexure of this exams notice, so here I can observe that commerce and accountancy is there. Then in that the accounting as a financial information system, accounting standards, then cash flow statement, fund flow statement, financial statement analysis, ratio analysis, accounting for share capital transaction including bonus share, right shares, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। और फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है मैनेजमेंट का, फिर आता है फाइनेंस का, फिर आता है कॉस्टिंग आता है, फिर आता है कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स। सो just I want to know that why these sections are there, why we are learning it, why peoples are written huge and very thick big books they have written on this commerce and accountancy. Why? So if you know, please keep quiet. In this video I will be telling you the reason behind it. If you know, please keep quiet, and if you do not know, then just listen to me and do not write anything. If you listen to me today, a you will be able to create a linkage between all the commerce subjects and able to derive the connections. Therefore today's lecture is very much important. So now let's start. So first thing, before starting, I will be telling you one story related to one of my friend. नेम इज़ मिस्टर बीन। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, आज हम लोग कुछ भी करने से पहले एक स्टोरी मैं सब लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की स्टोरी जिसका नाम है मिस्टर बीन। सो आप जैसे देख रहे हैं, ये मिस्टर बीन है, ये एक तरीके से आज इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो बॉस इन्वेस्टर भी खूब इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस भी खूब होता है उसका, और क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसकी। सो चलते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं कि क्या मतलब है इसका, और आज ये समझते हैं कि अकाउंटेंसी और कॉमर्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। सो फर्स्ट थिंग, एक दिन ये ऐसे ही बैठा हुआ था। इसने सोचा कि आज कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, घर वाले बहुत चिल्लाते हैं, कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ तो आगे बढ़ना होगा। तो उसने सोचा कि मैं एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलूँगा। तो उसके लिए उसने पहले क्या किया, सबसे पहले उसने फैक्ट्री लगाई। तो फैक्ट्री में मशीन्स आएंगी तो लेबर्स आएंगे, उसमें लेबर्स का कपड़ा बनना है तो लेबर्स की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो कपड़ों को बनाएंगे। तो उसके लिए सप्लायर से कपड़े मंगाए, सप्लायर ने उनको रॉ मटेरियल दिया, उन्होंने कपड़ा बना के ऑफिस में भेजा। अब क्लोथ को ऑफिस में भेजा तो ऑफिस में ही उनका वेयर हाउस होगा छोटे छोटे में, और अगर देख सकते हो तो ये एक कितना बड़ा ऑफिस है उसका, और उस ऑफिस के ज़रिए वो यहाँ पे होलसेलर्स को देता था, और होलसेलर्स कस्टमर को यहाँ पे दे रहे हैं। और ऑफिस में जैसे सारी रिपोर्टिंग्स होती है कि कितना क्लोथ बना, कितने कपड़े बने, कितने पीस ऑफ कपड़ा बना, और क्या रेट में बढ़ा, क्या पैसा मिला मुझे, किस पॉइंट कितने रुपए में मिला, क्या कॉस्ट थी उस चीज़ की। तो वो सारे खर्चे तो यहाँ एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड करते थे। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं,
ये जो फैक्ट्री में उसको आइडिया आया कि क्लोथ बनाऊंगा, और फैक्ट्री खोली उसने, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स लगाए, लेबर्स लगाए, सप्लायर्स ने सेंड किया उसको, कपड़े सेंड किए, उसने प्रोडक्ट बना के फिनिश प्रोडक्ट बनाया। तो आपको नहीं लगता कि आपके सेबी अकाउंट्स, जो सेबी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो ये जो चीज़ें हैं इसमें जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में सिंगल आउटपुट, यूनिट आउटपुट, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आती है कॉस्टिंग मैनेजमेंट में। क्योंकि प्रोडक्ट, मशीनें खूब सारी बनी हैं, अब उस मशीन में हो सकता है कि एक बार में एक क्लोथ कपड़ा बने, हो सकता है उसने बहुत बड़ी मशीन लगाई है जिसमें वो एक बार में 10 बैचेस चलाता हो और 10 एक बैच में 10 क्लोथ बनते हो। और लेबर की क्या कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट थी, सप्लायर ने मुझे किस रेट पे दिया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कॉस्टिंग मैनेजमेंट में। और फाइनली जब मैंने बेचा कस्टमर को, तो तब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये एक कॉस्टिंग मैनेजमेंट की बात होती है। यहाँ पे आता है कॉस्टिंग मैनेजमेंट। सो इस कहानी के दूसरे रुख पे चलते हैं। अब भाई इसने पैसा तो लगाया है ना बिजनेस में, फैक्ट्री खोली, लेबर्स आए, तो खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो पैसा भी चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, बैंक्स ने इन्वेस्ट किया, कभी कभी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। कैसे इन्वेस्ट करती है? सब सब्सिडीज़ देती है, कभी कभी फ्री में दे देती है कोई मशीन, अच्छा काम करते हो तो। बट यहाँ पे मुझे एक डाउट है कि ये लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, इनका क्या पर्पज़ है कि इसकी जो बिज़नेस है, इसके जो बिज़नेस है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इसका क्या पर्पज़ है? भाई इन्वेस्ट तो तुम तभी करोगे ना जब तुमको कोई प्रॉफिट होगा, बट ये इन्वेस्ट क्यों करेंगे? सो सेम चीज़, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ में और देखते हैं क्यों इन्वेस्ट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट, अब इसमें क्या हुआ, कहानी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। तो जैसे इन्वेस्टर्स थे, बैंक्स थे और गवर्नमेंट थी, तो ये बंदा को और इस बंदे को और मिस्टर बीन्स को और थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो इसने इन्वेस्टर्स के पास गया, बैंक्स के पास गया लोन लेने, गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ सकता, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से देती है। तो इन सब के पास गया ताकि मैं नया बिज़नेस चालू करने वाला हूँ, इसके बेसिस पे मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दे दो। क्या इन्वेस्टर उसको ऐसे ही पैसा दे देंगे? गवर्नमेंट उसको ऐसे ही पैसा दे देगी? बैंक उसको ऐसे ही पैसा दे देगी? गवर्नमेंट कैसे विश्वास करे कि तुमने जो बिज़नेस खोला है वो कैसा है? अगर क्लोथ बिज़नेस है वो बहुत अच्छी बात है, क्लोथ बिज़नेस है, बट तुमने कैसा है बिज़नेस, क्या चल रहा है बिज़नेस में, कितना प्रॉफिट है बिज़नेस का, क्या क्या है बिज़नेस में, क्या तुम्हारा बिज़नेस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कितना कमाते हो, कितना कम जाता है, और कितना तुमने टैक्स पे किया है, वो सही पे किया है कि नहीं, कि तुम फर्जी एक ऐसे ही दिखा रहे हो मुझे कि ये बिज़नेस है। तो इसके लिए ये जो मेरा दोस्त था मिस्टर बीन, इसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जितना मैंने खर्चा किया है इतनी पूरी इंडस्ट्री में, इतना मैंने फैक्ट्री में खर्च किया, सप्लायर से लिया, पैसा लिया है, जो एम्प्लॉय किए हैं और लेबर्स लिए हैं, फिर सामान बेचा है, पैसा आया है, रिटेलर्स को गया है, ये सब गया, तो इसका एक रिपोर्ट बना लेते हैं, एक बुक में, एक पन्ने में लिख के दे देता हूँ एज अ समरी कि ये चीज़ है। तो वहाँ पे आती है मैनेजमेंट विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तब यहाँ पे बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक समरी होती है, एक बहुत बड़ी पिक्चर की एक छोटा सा एक समरी होता है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना हिंदी में सारांश, ये वो चीज़ होती है। तो तभी इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और गवर्नमेंट को दिए, सबको दिया कि देखो भाई ये मेरा बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस में इन्वेंट्री इतने की है,
मैं डेटर से इतना पैसा लेना बाकी है, लोगों से लेना, और इतना पे करना बाकी है, और ये मेरी आगे जो खर्चा होगा ये उसका बैलेंस है, और इतना मैंने पहले जब मैंने बिज़नेस चालू किया तब इतना पैसा लगाया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और बैंक का, कस्टमर का। भाई ठीक है, तुमने कह दिया कि तुम्हारी जो फिगर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा ऐसे इसको देख के तो मुझे लगता है तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो गवर्नमेंट, एक बंदा बोल सकता है गवर्नमेंट का, उसने बोला कि भाई मैं कैसे विश्वास करूँ तुम्हारे इस फिगर्स पे, कैसे विश्वास करूँ कि ये जो तुमने फिगर्स, ये जो इन्वेंट्री यहाँ दिखा के रखी है 20 लाख्स की, ये 20 लाख्स की इन्वेंट्री है कि नहीं तुम्हारे पास, ये तो तुम ही ने प्रिपेयर की है, तुम्हें तो लोन चाहिए, तुम तो अच्छा ही दिखाओगे मुझे, उसके लिए मुझे कोई प्रूफ चाहिए कि ये जो फिगर्स हैं वो तुम्हारे परफेक्ट हैं। इन्वेस्टर्स भी इस बात को समझ गए, इन्वेस्टर ने भी बोला, बैंक्स ने भी बोला, कस्टमर्स की तो बात अलग होती है। तो अब क्या हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रख दी, कहा कि देखो भाई हम गए यहाँ के गवर्नमेंट, और हमने एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं कंपनी के लिए, वो तुमको फॉलो करने होंगे, उसके बेसिस पे बना के दो मुझे तुम्हारी ये रिपोर्ट, तो मैं विश्वास करूँगा कि तुमने एकदम सही करेक्ट बनाई है, और तभी मैं तुमको आगे पैसा दे पाऊँगा। तो क्या कहा उन्होंने, वी विल ओनली एग्री एंड ओनली व्हेन यू फॉलो द गाइडलाइन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एनालिसिस हाउ द कंपनी इज वर्किंग। पूछा गवर्नमेंट ने। अब बेचारे टेंशन में आ गए मिस्टर बीन, ये सोचने लगे भाई अब क्या करूँ यार, मैंने तो रिपोर्ट इतनी मेहनत से बनाई थी, 10 दिन लग गए मुझे डेटा को इकट्ठा करने में, फिर उसको बनाने में, ये तो मुझसे कह रहे हैं कि इस फिगर पे मैं विश्वास नहीं करता। तो सोचो दोस्तों, अब अगर विश्वास नहीं करता तो उसके लिए क्या करोगे। होता है ना कभी कभी ऐसे, मम्मी को विश्वास नहीं होता कि मैं स्कूल गया था या भाग गया था, स्कूल से बंक मारा था, तो क्या करते हैं हम, अपने दोस्त को बुलाते हैं ना, वो वेरीफाई करता है कि हाँ आंटी ये मेरे साथ था, मेरे साथ गया था स्कूल। तो वहाँ पे भी उसको, मैनेजमेंट को, मिस्टर बीन को एक दिमाग आया, उसने कहा, एक आइडिया आया, उसने सोचा मैं एक पर्टिकुलर ऑडिटर को बुला लेता हूँ। किसको बुला लेता हूँ, एक इंडिपेंडेंट पर्सन का ऑडिटर को बुला लेता हूँ। ये जो ऑडिटर है ये मेरी बुक्स को चेक करेगा और मुझे बताएगा कि ये बुक्स सही है कि गलत है, जो फिगर्स हैं वो गलत हैं या सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जो हम पढ़ते हैं ऑडिट में। सो ऑडिटर हैज़ ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड प्रोवाइडेड द फाइनल रिपोर्ट। अब ये जो बंदा होता है ये बाहर का होता है और अंदर का भी होता है। अब इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी होते हैं। तो भाई अब गवर्नमेंट के पास जाओगे तो गवर्नमेंट आपको क्या लगता है कौन से ऑडिटर के ऊपर विश्वास करेगी? जो बाहर का ऑडिटर है, बाहर से जो आया है बंदा, उसके ऊपर विश्वास करेगी, या जो कंपनी के अंदर ही काम कर रहा था उसने ऑडिट करी होगी, या उनका खुद का अपॉइंट किया हुआ बंदा? ऑब्वियसली एक्सटर्नल ऑडिटर्स के ऊपर विश्वास करेगी। जो बाहर से आया बंदा वो फ्रेश आई से देखेगा सारी रिपोर्ट्स, और फ्रेश आई से उसके ऊपर नॉलेजेबल पर्सन होता है ऑडिटर, तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि ये जो फिगर्स है 20 लाख का जो इन्वेंट्री है वो करेक्ट है कि नहीं है। सो उसने क्या किया, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा हाँ भाई मिस्टर बीन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करूँगा, और तुम्हारी चीज़ें जो हैं इनको मैं चेक करके तुमको एक फ़ाइनल रिपोर्ट दूंगा कि हाँ ये तुमने जो कैलकुलेट किया है, जो तुमने प्रोवाइड किया है डेटा गवर्नमेंट को, वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर बीन ने दी थी उनको रीचेक किया, और फिर मिस्टर बीन ने, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला था ना कि मुझे कुछ एनालिसिस दो अपने इस रिपोर्ट की, तो उसने साथ में एनालिसिस भी करके दी। एनालिसिस इन द सेंस कि तुम्हारा ये जो बिज़नेस है इस पे शेयर किसका किसका लगा है, अगर एक साल में तुम कितना कमा लेते हो पर शेयर में,
फिर उसमें तुमको कितना प्रॉफिट आता है, पर शेयर कितना प्रॉफिट आता है, कितने लोग और आएंगे, या तुम नया बिजनेस करने वाले हो, नया बिजनेस करने वाले तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसके लिए तुमने बजट बनाया है कि नहीं, अगर बनाया है तो उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट किया है कि नहीं, क्या उसके लिए तुमने कंटिजेंट अमाउंट रखा है कि अगर तुम्हारा अर्थक्वेक आ गया या कुछ आ गया तो उसके लिए अलग अमाउंट रखा है कि नहीं। तो ये जो सारी एनालिसिस होती है, और रेशियो एनालिसिस मतलब तुम अगर किसी को सामान बेचते हो तो कितने दिनों बाद तुमसे तुम्हारे पास पैसा वापस आता है, या अगर तुम ईएमआई में देते हो किसको, कितने दिन में वो तुमको पैसा वापस कर देता है, दे देता है, और तुम किसी को पे करते हो तो कितने दिन में पे करते हो। एक कैश साइकिल होती है, कैश बजटिंग होती है, कैश साइकिल होती है, जो बताती है कि मैंने सामान आज पैसा लगाया है, आज प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा है, तो 10 दिन बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा और 11वें दिन मैं बेच दूंगा, और वो बंदा जिसको बेचा 11वें दिन वो मुझे 15वें दिन में पैसा दे देगा। मतलब 15 दिन मुझे लगते हैं 10 रुपये का राउंड लेने में। तो ये भी एक एनालिसिस होती है। सो यहाँ पे जहाँ पे उसने ये एनालिसिस की ना, कि जैसे गवर्नमेंट ने पूछा कि कितना कैपिटल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे में ये कितना पर शेयर है, तुम्हारा कितना पर शेयर तुम कमा लेते हो, क्या आगे आने समय में तुम और इन्वेस्टिंग करोगे, कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या तुम्हारा बिजनेस लीवरेज में है कि नहीं, एवरेज में है कि नहीं, जितनी कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल। सो ये मतलब होता है। सो ये जो कैलकुलेशन की गई थी ना, इसको हम यहाँ पे जो आती ना, यहाँ पे आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम यही चेक करते हैं, ये देखते हैं फ्यूचर की चीज़ों को देखते हैं फ्यूचर, देखते हैं कि कंपनी का क्या चल रहा है, आज देखते हैं और उसका फ्यूचर देखते हैं, और ये एनालाइज करते हैं कि आज की जो पोजीशन है कंपनी की, क्या वो पोजीशन आगे तक रहेगी। और मैं अगर फ्यूचर में नया बिजनेस इसी से रिलेटेड चालू करने वाला हूँ तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी जो बनाई है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट अलग से रखी है, वो अलग चलेगी कि नहीं चलेगी। इतना पैसा मैं आज के बिजनेस है ये मेरा, तो इतना पैसा मैं बचा पाऊँगा कि वो इन्वेस्ट कर पाऊँगा, या जो मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ जिस तरीके से, क्या उसके अलग ऑप्शंस भी हैं इन्वेस्ट करने के, अलग तरीके भी हैं इन्वेस्ट करने के। सो ये सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में। अब अगर इसको इजी भाषा में समझें तो जैसे हम सब लोग दोस्त होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, जब घूमने जाना होता है, गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, और कहीं दूर जाना है तो कैसे जाना होता था, या भाई पहले देखते थे उसका किलोमीटर कितना है, 10 किलोमीटर है तो कौन कौन कितनी साइकिल चला सकता है, एक तो बाईसाइकिल जा सकते, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेंगे यार, सब लोग मस्ती करते हुए जाएंगे, तीसरा एक कार बुक कर लेंगे, कार में सब जाएंगे। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कितना पैसा लग रहा है और कितनी मेहनत लग रही है, कितना टाइम लग रहा है, ये भी एनालाइज किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, एनालिसिस की चीज़ें जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद, मैं इतनी देर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो अकाउंट्स, कैश फ्लो, बात सही है, ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती है ना उसमें। तो बैलेंस शीट क्या दिखाती है, एज अ समरी दिखाती है मुझे कि हाँ ये बिजनेस, इसकी इस चीज़ की इतनी वैल्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये दिखाता है कि इतना कमाया है और इसमें मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, उसके बदले मुझे क्या इनकम आई है, क्या मैंने कमाया, क्या मैंने खर्च किया, अगर हिंदी में बोले क्या मुनाफा हुआ है, क्या हानि हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाती है कि अगर तुमने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश का मतलब यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों कि कैश का मतलब ये जो हम जेब में पॉकेट नोट लेके लेके टहला करते हैं, कैश का मतलब यहाँ ये वो नहीं है। अकाउंट्स में कैश का मतलब होता है तुमने डेबिट कार्ड से, अब डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में तुमको पैसा आता है, तुम्हारा खुद का पैसा है, वो एक कैश है।
उससे रिलेटेड तुम जितने भी उस अकाउंट से जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। भले वो जहाँ बैंक से रहे, तुम्हारे पास फिजिकल नहीं है, बट तुम कर रहे हो कैश में। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब तुमने कहीं और से बोरो किया है, जैसे क्रेडिट कार्ड, 10,000 का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, उसको स्वैप किया, तो वो एक क्रेडिट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है कैश और क्रेडिट में। सो अब चलते हैं, इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल अकाउंट्स उसके चेक कर लिए, और चेक करके अब वो जाएगा गवर्नमेंट को देगा। अब गवर्नमेंट रेडी है। गवर्नमेंट ने कहा थैंक यू, तुम्हारा बिजनेस तो मस्त चल रहा है, अब मैं तुम्हारे बिजनेस में खूब इन्वेस्टमेंट करूँगा और तुम तैयार हो जाओ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तो बेचारा खुश हो गया। उसने कहा यार बहुत बड़ी बात है यार, मज़ा आ जाएगी मुझे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने कहा है ना, तुमको मिला है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए। क्या? टैक्स, मनी। तो नेक्स्ट प्रोसेस में यही देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या कवर किया कि जितनी क्या जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो क्या था? कैश मैनेजमेंट, कॉस्टिंग मैनेजमेंट थी। फिर हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली और उसकी एनालिसिस की, तो वो क्या हो गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। वो क्या हो गए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट, उसी चीज़ में थोड़ा और आगे कहानी बढ़ाते हैं। तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, सब ने, इन्वेस्टर ने खूब इन्वेस्ट किया, बैंक ने भी खूब इन्वेस्ट किया, बूम चल रहा है बिजनेस एकदम मस्त। तो तुम क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को, अब तुम्हें पैसा कमाया, तुमने टैक्स भी दोगे गवर्नमेंट को। पे तो करना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को, क्योंकि तुम खुद इंडिया में काम कर रहे हो और तुमने इंडिया की ज़मीन यूज़ की है, तो तुम पैसे तो दोगे ही गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मेन है, उसको तो पैसा दोगे तुम। तो वही मतलब है इसका। अब गवर्नमेंट को भी हमने टैक्स दिया, टैक्स गवर्नमेंट ने भी मुझे टैक्स दिया। अब टैक्स गवर्नमेंट को क्या मतलब है? अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, बहुत ट्रिकी पॉइंट समझना। कि अब जैसे मैंने सामान खरीदा था, सप्लायर से ख़रीदा, ठीक है, सप्लायर ने भी तो टैक्स दिया होगा, सप्लायर ने पैसा कमाया तो तुमसे, तुमको उसने भी तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा। इन्वेस्टर से, इन्वेस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो अब उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको भी कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, उसने भी टैक्स दिया होगा गवर्नमेंट को। वैसे ही कस्टमर ने सामान खरीदा मतलब उसने कहीं से कमाया होगा, अगर कमाया होगा तो वो पैसा भी उसने, उसके ऊपर भी उसने टैक्स दिया होगा। होलसेलर ने तुमको बेचा तो मतलब क्या हुआ? उसने भी कुछ कमाया तो उसने भी टैक्स दिया। मतलब यहाँ कहने का ये है कि अगर तुमने कमाया तो मुझे भी चाहिए। गवर्नमेंट का सीधा फंडा है, तुमको मिला है तो भाई मुझे, मेरा शेयर का है, मैं भी लूँगा। जैसे हमेशा होता है पार्टी में, जो 4 लोग होते हैं, एक पिज़्ज़ा होता है, तो हम सब मांगते हैं कि भाई मुझे मेरा शेयर किधर है, मैं भी खाऊंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है गवर्नमेंट का। तो अब यहाँ पे पैसा की साइकिल, मनी साइकिल समझना। गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, और टैक्स ही एक मेन सोर्स है। उसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और अदर टैक्सेस हो गए, और भी सारी चीज़ें होती हैं जिससे गवर्नमेंट अपने पास पैसा रखती है। वो पैसा रखती नहीं है, पैसा रखती है फिर वो बैंक को देती है। बैंक मतलब कौन? आरबीआई। आरबीआई किसको देता है? बैंक्स को देता है, जो उसके नीचे काम करते हैं। मान लो एसबीआई को देखा, आईसीआईसी को देखा, दिया उसने। फिर क्या करते हैं वो आईसीआईसी वाले? सबको लोन देते हैं। तुम क्या करने गए थे? तुमको याद आया मैंने कुछ बोला था वीडियो के पहले कि तुम बैंक के पास गए थे, तुमने लोन लिया था। तो लोन कैसे लिया? जो लोन लिया तुमने, लोन लेके इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, फिर कमाया, फिर गवर्नमेंट को दिया, फिर गवर्नमेंट ने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने फिर बैंक को दिया, बैंक ने फिर तुमको लोन दिया या अदर चीज़ दी। तुमको नहीं लगता ये हमारी पैसे का खेल है? कि मतलब एक बार एक पैसा, 10 रुपये भी तुमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उससे तुमने 11 रुपये कमाए। तो 11 रुपये में से 2 रुपये अगर तुमने गवर्नमेंट को दिए, तो 2 रुपये वो जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई फिर उसको बैंक को देता है, फिर बैंक 2 रुपये में से तुमको कुछ लोन दे देता है, कुछ डिपॉजिट रखता है सॉरी, तो कुछ डिपॉजिट रखता है, और फिर उस डिपॉजिट से अदर खर्चे करता है, अपनी चीज़ें करता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं कि पैसा, ये इधर से पैसा फ्लो होता है, उधर पैसा फ्लो होता है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? क्या कोई बता सकता है?
ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है पब्लिक के ऊपर। कैसे? तुमने बिजनेस खड़ा किया, बनाया, ग्लोव्स बनाए, तुमने सामान ही नहीं बिका, कंज्यूमर ने सामान ही नहीं लिया, कस्टमर ने तुम्हारा सामान ही कोई बाय नहीं करता, क्या तुम कमा पाओगे पैसा? नहीं। तो क्या है, ये डिपेंड है सब डिमांड एंड सप्लाई में। और इसके बेसिस के बिजनेस को कैसे चलाना है, उसके क्या तौर तरीके होते हैं, क्या एटमॉस्फेयर है, उस क्या कंपटीशन का एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में, उस सिचुएशन में कैसे अपने बिजनेस को चलाना है, किस तरीके से चलाना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके बेसिस पे खूब बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई जिसका एक नाम है इकोनॉमिक्स। तो कहने का ये मतलब है कि इकोनॉमिक्स मेन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इकोनॉमिक्स आई, फिर उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक्स है तो बिजनेस है, बिजनेस है तो कॉस्ट मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच का जो ब्रिजिंग है वो है पेपर वर्क है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अकाउंटेंसी। सो ये मतलब होता है एक बिजनेस का और एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। ये रिलेवेंस है कि जब तक कि तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो और सही प्रॉफिट दिखा रहे हो तब तक कि तुम चलते रहोगे। जहाँ तुमने फ्रॉड किया, गए। सो होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या कॉन्सेप्ट है इस अकाउंटेंसी और कॉमर्स के मतलब का। इस सेक्शन में सभी के एग्ज़ाम में ये जो कॉस्टिंग है, ये जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, ये क्यों है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं, उसका क्या रिलेवेंस है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सोच लो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फिगर गलत है, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ बदल सकता है, आप डूब सकते हो, क्योंकि इस फिगर्स के बेसिस पे ही सब कुछ होता है। अब जैसे हम इस पे पढ़ रहे हैं, सेबी का मतलब क्या है, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्यों है भाई, ये क्या तुमको तुम्हारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है? जब तुम कहीं फॉरेन एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे फिगर्स जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, एनालिसिस जाती है। सो इसीलिए तो कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है चीज़। जो तुमने जो समरी बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है या पीएनएल अकाउंट बनाया है, क्या क्या खर्चा किया है, वो जो फिगर्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, एश्योर्ड होने चाहिए। ध्यान रखना, एश्योर्ड कह रहा हूँ, गारंटीड नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गारंटीड सब कुछ गारंटीड हो जाता है। एश्योर्ड कर रहा हूँ मैं, मतलब 100% गारंटी नहीं है भाई, 99.99% की गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस है दोस्तों, ये इंडिया है, बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम हमेशा एश्योरेंस देते हैं, हम कभी भी गारंटी नहीं देते। So thank you all. Hope you all are able to understand about the relevance of this concept, financial statement, why we are preparing this financial statement, and what is the relevance of this particular chapter, particular section in our SEBI exam, why we have this commerce and accountancy. Thank you all and meet you in the next video.